हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं श्वेता। स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल SWT स्टडी जोन में। लिसनर्स, आज के इस वीडियो में मैं आपसे करेंसी बैंकिंग एंड एक्सचेंज, जो कि बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर का सब्जेक्ट है, उसके यूनिट सेकंड के बारे में डिस्कशन करने जा रही हूँ। सो लिसनर्स, इसमें मैंने क्रेडिट से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन शेयर की है कि मीनिंग क्या होती है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, रोल और फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं। क्रेडिट क्रिएशन बैंक के द्वारा जो होती है वो भी शेयर किया है। क्रेडिट कंट्रोल बाय RBI, इन्फ्लेशन, तो इनके कॉजेज और रेमेडीज के बारे में। तो ये पूरा आपका यूनिट सेकंड का सिलेबस है, वो ये मैं पढ़ाऊंगी। सो लिसनर्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी इशू होता है तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। और ये भी ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, क्योंकि इससे क्या होता है ना, हम भी मोटिवेट होते हैं और भी आपके लिए नए नए वीडियोस लाने के लिए। सो जैसा कि स्क्रीन पर लिसनर्स आप देख सकते हैं, मीनिंग ऑफ क्रेडिट, यानी क्रेडिट का सबसे पहले हम जान ले कि क्या मीनिंग होता है। तो सबसे पहले लिसनर्स, मैं आपको बताऊं कि जो मनी है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी इकोनॉमी के डेवलपमेंट में। और सारे डेवलपमेंट प्लान्स और उसकी इम्प्लीमेंटेशन मनी की अवेलेबिलिटी पर ही डिपेंड करते हैं। ठीक, ये एक बात हुई। लेकिन इसमें बोला गया है कि जो क्रेडिट होता है, क्रेडिट भी मनी की रिक्वायरमेंट को पोस्टपोन कर देता है और मनी की तरीके ही प्रेजेंट टाइम में वर्क करता है। ये एक प्रॉमिस होता है जो एक कह सकते हैं आपकी पार्टी के द्वारा मतलब पे करने का प्रॉमिस होता है दूसरे को मनी, या अगर वो गुड्स एंड सर्विसेज को रिसीव करता है। सो अब देखते हैं, जैसे मैंने मीनिंग में क्या दिया है। द वर्ड क्रेडिट इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड, यानी क्रेडिट जो शब्द है, भाषा है, लैटिन शब्द से आई है जिसका नाम है क्रेडिटम। अब क्रेडिटम का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है बिलीव और ट्रस्ट, यानी कि विश्वास करना, ट्रस्ट करना। क्रेडिट हैज इट्स क्रूशियल इंपॉर्टेंस। क्रेडिट का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है किसी भी ग्रोथ या डेवलपमेंट में, सोशल जस्टिस के साथ। तो इसमें ये बेसिकली बोला गया है। अब मैंने इसमें लिसनर्स, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, डेफिनेशन भी दी हुई है, प्रोफेसर RP केंट की है। इन्होंने क्रेडिट के बारे में क्या बताया है? क्रेडिट एक ऐसा राइट है जिसमें हम पेमेंट को रिसीव कर सकते हैं, या फिर एक ऑब्लिगेशन जिसमें हम पेमेंट कर सकते हैं फ्यूचर टाइम पीरियड पे। अगर किसी भी गुड्स की अगर हमको ट्रांसफर करवानी पड़ी अपने पास, तो उसकी अगर डिमांड है तो हम उसका पेमेंट हम कर सकते हैं। सो आई होप आपको मीनिंग क्लियर हो गई होगी। आगे बढ़ते हैं लिसनर्स, जस्ट वेट। रोल ऑफ क्रेडिट, रोल ऑफ क्रेडिट के बारे में बात कर लें, यानी कि क्या कौन कौन से रोल हैं क्रेडिट के, तो उसके बारे में बेसिकली मैं आज बात करूंगी। एक मिनट। हाँ, तो जैसा कि लिसनर्स देख सकते हैं आप, रोल ऑफ क्रेडिट आपके स्क्रीन पर है कि क्या क्या रोल हैं इसके, क्या क्या सिग्निफिकेंस, इंपॉर्टेंस, रोल कह सकते हैं आप इसको। तो इसमें सबसे पहला है कि ये इकोनॉमिकल होता है, यानी कि ये जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ क्रेडिट है वो पेपर से बना हुआ है और कभी कभी इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये इकोनॉमिकल होता है क्योंकि ये एक मेटल के जैसे, कहीं भी एक जैसे कह सकते हैं कि इट इज़ इकोनॉमिकल एज इट डज नॉट यूज एनी मेटल एज इंस्ट्रूमेंट। ये इकोनॉमिकल होता है क्योंकि ये किसी भी मेटल को एज ए इंस्ट्रूमेंट नहीं यूज करता। क्योंकि मेटल्स क्या होते हैं, वो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं जिनकी अवेलेबिलिटी कम होती है या फिर स्कार्सिटी होती है। तो एक टाइम पर क्या होता है कि वो जब इकोनॉमी में सर्कुलेट होंगे तो वो कॉस्टली हो जाते हैं। तो आई होप आपको मीनिंग क्लियर हो गई होगी। आगे बढ़ते हैं लिसनर्स। नेक्स्ट आप जैसा कि देख रहे हैं, इजी एंड कन्वीनियंट, यानी कि इसका मतलब ये है कि चाहे वो नेशनल पेमेंट करना हो, इंटरनेशनल पेमेंट करना हो, इसमें बहुत ही ज़्यादा इजी प्रोसेस होता है, कन्वीनियंट होता है और कम टाइम लेता है इन पेमेंट्स को करने के लिए। जैसे हम आज के टाइम पे इंटरनेट बैंकिंग का यूज़ कर रहे हैं, ट्रांसफ़र ऑफ पेमेंट का मतलब यूज़ करके इस चीज़ का कह सकते हैं आपकी एग्जाम्पल बेस्ट है इसका। नेक्स्ट है आपका इंक्रीज प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल। इसका मतलब ये है कि जो लोग हैं उनके पास सरप्लस मनी है, वो क्या करते हैं, बैंक के पास जाके डिपॉजिट कर देते हैं
और नॉन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या करती है, उन्हीं डिपॉजिट से इनकम जनरेट करती है। जहां पर देखा गया है कि जो बैंक होती है वो भी उस डिपॉजिट को ट्रेड या इंडस्ट्री के पर्पज से, प्रोडक्टिव यूजेस के पर्पज से वो उसको लेंड कर देती है। तो इसीलिए बोला गया है यहाँ पर कि प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल इंक्रीज होता है अगर डिपॉजिटर्स के हाथ में, कह सकते हैं अगर आप देते हैं तो बैंकर्स के हाथ में या फिर इंडस्ट्रियलिस्ट के हाथ में। नेक्स्ट है आपका इनकरेज इन्वेस्टमेंट, यानी इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज करता है। तो क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट्स जैसे कि बॉन्ड, डिबेंचर, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ये सारे के सारे इन्वेस्टमेंट को प्रमोट्स करते हैं, इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करने का काम करते हैं। नेक्स्ट है आपका लिसनर्स इंक्रीज प्रोडक्शन एंड डिमांड, यानी प्रोडक्शन और डिमांड को दोनों को इंक्रीज करने का काम करता है। यानी क्योंकि क्रेडिट की अवेलेबिलिटी बहुत ही सस्ती या इजी हो जाती है, कन्वीनियंट हो जाती है, तो गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड ये लोग बढ़ा देते हैं, जो कि प्रोडक्शन लेवल को इंक्रीज कर देता है। नेक्स्ट है बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि इसमें रिसोर्सेज का बहुत ही अच्छे तरीके से प्रयोग हो जाता है। जैसे कि इसमें बोला गया है कि चीप और इजी क्रेडिट क्या करता है, लोगों को इंकरेज करता है कि वो अपने बिजनेस को स्टार्ट करें और एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करें, है ना, अपने क्रॉप्स को डेवलप करें, जहां पर फार्मर खुद ही अपने सीड्स को ले, फर्टिलाइजर्स को ले, पंपिंग सेट को ले, ट्रैक्टर को ले, इन सारी चीजों को क्रेडिट बेसिस पे ले और अपना काम करे। सो इस तरीके से इन्होंने मतलब बोला है कि वो बहुत ही अच्छे तरीके से यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया हो। नेक्स्ट है कि क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट्स। अब वो सबसे पहले लिसनर्स जान ले कि क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं। तो क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट्स की बात करूं मैं अगर आपसे, तो क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट्स एक रिटन डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिसका जिसको सर्व किया जाता है, या तो मतलब बोला जाता है उसमें कि आइदर एज प्रॉमिस टू पे और एज एन ऑर्डर टू पे, यानी कि या तो प्रॉमिस करें आप पे करने के लिए या फिर एक ऑर्डर है पे करने के लिए। तो जो रिटन लैंग्वेज होती है क्रेडिट डॉक्यूमेंट की, वो फ्रेम्ड होती है इस तरीके से कि जो पर्पज है ट्रांसफर करने का, पेमेंट करने का, वो पूरा हो सके और लीगल डिस्प्यूट को अवॉइड किया जा सके। तो कुछ क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट्स हैं लिसनर्स, जैसा कि आप देख भी रहे हैं स्क्रीन पर। तो इनके बारे में मैं वन बाय वन डिस्कशन करूंगी। आई होप आपको मीनिंग क्लियर हो जाए इसकी अच्छे से। लिसनर्स अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बाकी आपकी मर्जी है। नेक्स्ट है क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट्स। क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट्स कुछ हैं, जैसे कि पहला मैंने दिया है प्रोमिसरी नोट। प्रोमिसरी नोट क्या होता है? प्रोमिसरी नोट एक ओल्डेस्ट क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट है। ये एक रिटन प्रॉमिस है डेटर के द्वारा, ताकि वो क्रेडिटर को पे करेगा कुछ सम ऑफ मनी फ्यूचर डेट पे विद इन अ ईयर। ये किसी भी इंडिविजुअल्स के द्वारा, कॉरपोरेशन के द्वारा इशू किया जाता है। नेक्स्ट है आपका हुंडी। ये भी एक क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट है अनऑर्गेनाइज्ड फाइनेंशियल मार्केट का लिसनर्स, जिसमें बोला गया है कि ये इंडिया में एंशियंट टाइम से ही यूज होता आया है। इसको हम इंटरवल बिल्स ऑफ एक्सचेंज भी कहते हैं। नेक्स्ट है आपका कमर्शियल बिल। कमर्शियल बिल यानी कि इसको हम बिल ऑफ एक्सचेंज के नाम से जानते हैं। तो ये एक ऑर्डर होता है जो कि ड्रॉ किया होता है क्रेडिटर के द्वारा डेटर को, जिसमें एक लेटर दिया जाता है जिसमें एक कुछ सम ऑफ मनी, मतलब बियरर नॉमिनी को क्या करना होता है, पे करना होता है। तो इसमें 90 डेज का मेच्योरिटी पीरियड होता है इस बिल का, और इसमें फिर 3 डेज और ग्रेस पीरियड के तौर पे ऐड किया जाता है। नेक्स्ट है आपका चेक। चेक की बात कर ले तो चेक भी समझ लीजिए कि एक ऑर्डर है बैंक को, कि जो कि डिपॉजिटर के द्वारा दिया गया है, रिटर्न किया गया है, कि वो पे करे क्या, कुछ सम ऑफ मनी उस पर्सन को जिसका नाम चेक पर लिखा हुआ है। तो चेक के बारे में तो मुझे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप सभी को बहुत अच्छे से मालूम होगा कि चेक क्या होता है। तो बहुत तरीके के चेक होते हैं लिसनर्स, मैं बता दूं नाम, सिर्फ नाम बता रही हूँ। बियरर चेक होता है, और ऑर्डर चेक होता है, क्रॉस्ड चेक होता है। नेक्स्ट है आपका टाइप्स ऑफ क्रेडिट, यानी कि कितने तरीके के क्रेडिट होते हैं। तो वन बाय वन जो क्रेडिट बैंक इशू करती है बोरोवर को, दो तरीके के होते हैं। पहला है फंड बेस्ड, दूसरा है नॉन फंड बेस्ड। अब फंड बेस्ड क्या होता है? तो इसमें लिसनर्स, इसका मतलब होता है कि इसमें फंड्स को डिप्लॉइंग की जाती है इन द फॉर्म ऑफ क्रेडिट टू द कस्टमर। यानी कि जैसे कुछ इसमें पॉइंट्स भी मैंने दिए हुए हैं, कैश क्रेडिट एंड ओवरड्राफ्ट पहला है।
तो ये भी कंसीडर किया जाता है एज ऑपरेटिंग अकाउंट बैंक के साथ, जहां पर बोरोवर क्या करता है, कुछ फंड्स को विड्रॉ करता है, और जब उसको मतलब एंड व्हेन नीडेड अप टू द क्रेडिट लिमिट सैंक्शन बाय द बैंकर, या फिर जितना उसका क्रेडिट लिमिट होता है उसके तौर पे, वो जितना लिमिट होगा उसके तौर पे वो निकाल सकता है। जैसे कि हम देखते हैं कि जो हमारे क्रेडिट कार्ड्स होते हैं तो उनकी एक लिमिटेशन होती है कि आप इतने ही उसमें से आप निकाल सकते हो। सो डिस्काउंटिंग ट्रेड बिल नेक्स्ट है। तो इसमें ये बोला गया है कि जो बिल किसी भी ट्रांजेक्शन के द्वारा राइज की जा रही है वो सेलर के को प्रेजेंट की जाती है, नहीं कि सेलर के द्वारा प्रेजेंट की जा रही है। कब? जब परचेजर इस बात को एक्सेप्ट कर ले रहा है कि वो क्या करेगा, वो बिल को परचेज करेगा और पेमेंट भी क्या करेगा, रिलीज कर देगा सेलर को। तो ये बेसिकली बैंक का काम होता है इसमें। जैसे कि हमने बिल्स ऑफ एक्सचेंज में लिसनर्स याद होगा, आपको पढ़ा होगा तीसरी पार्टी जो आती है। तो तीसरी पार्टी या तो हम भाई क्या करे, या तो इंसान जा करके बैंक को सबमिट कर दे, बैंक से पैसा ले ले, तो बैंक उस इंसान से जा करके ऑटोमेटिकली ले लेगी। तो वही यहाँ पर भी है। नेक्स्ट है मनी एट कॉल, यानी बैंक क्या देती है, लोन देती है वेरी शॉर्ट पीरियड के लिए, और कह सकते हैं आपकी बोरोवर्स को, या फिर नॉट मोर देन 7 days और समटाइम्स फॉर ओवरनाइट टू द बोरोवर्स। इसमें बेसिकली बोला गया है कि जो बोरोवर्स होते हैं वो ब्रोकर्स का, डीलर्स का स्टॉक एक्सचेंज मार्केट में यूज करते हैं किसके अगेंस्ट में, कोलैटरल सिक्योरिटीज के अगेंस्ट में। कोलैटरल सिक्योरिटीज क्या होती हैं? जैसे कि इक्विटी शेयर्स, डिबेंचर्स। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं लिसनर्स, नॉन फंड बेस्ड क्या होता है। इसमें पहला है लेटर ऑफ क्रेडिट। तो बहुत तरीके के नॉन फंड बेस्ड फैसिलिटीज हैं। तो पहला है लेटर ऑफ क्रेडिट। तो इसको अगर आप ट्रेड वगैरह पढ़ें तो एलओसी कह दिया जाता है, लेकिन यहाँ पर तो पूरा पूरा नाम लिखा है। तो इंटरनेशनल ट्रेड को लिसनर्स प्रमोट करने के लिए और इंटरनेशनल पेमेंट के जो डिस्प्यूट हैं उनको अवॉइड करने के लिए, उनको हटाने के लिए एक क्रेडिट गारंटी नोट इशू की जाती है बैंक के द्वारा, जिसको हम लेटर ऑफ क्रेडिट कहते हैं। नेक्स्ट है आपका गारंटी। गारंटी की बात कर ले, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट जो है गारंटी की, वो एक ऐसी कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें प्रॉमिस किया जाता है, मतलब जिसको परफॉर्म किया जाता है प्रॉमिस करने के लिए, या फिर किसी भी थर्ड पर्सन की लाइबिलिटी को डिस्चार्ज करने के लिए अगर डिफॉल्ट हो जाता है तो आई होप आपको मीनिंग क्लियर हो गई होगी। आइए बढ़ते हैं आगे लिसनर्स। नेक्स्ट है फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग दी वॉल्यूम ऑफ क्रेडिट, यानी कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि वॉल्यूम ऑफ क्रेडिट को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो पहला दिया है मैंने ट्रेड साइकिल। ट्रेड साइकिल का क्या मतलब है? ट्रेड साइकिल का मतलब होता है लिसनर्स कि इकोनॉमी की जो बिजनेस साइकिल है उसकी मूवमेंट जो है अप एंड डाउन कर रही है। यानी कि कह सकते हैं कि अगर बिजनेस अच्छा चल रहा है तो ये बूम पीरियड पे है, और इसका रिवर्स हो जाए यानी कि लॉस लॉस हो रही है, तो हम इसको कह सकते हैं कि सिचुएशन है कि इकोनॉमी में रिसेशन का टाइम चल रहा है। नेक्स्ट है आपका वॉल्यूम ऑफ वैल्यू ऑफ करेंसी। कहते हैं इसमें कि अगर करेंसी की वैल्यू इंक्रीज करे या डिक्रीज करे तो कुछ रीजंस की वजह से ये करती है, कुछ रीजंस पर बेस्ड होती है, जैसे कि वॉल्यूम ऑफ क्रेडिट इफेक्ट होता है। अगर किसी चीज की वैल्यू इंक्रीज कर रही है तो उसकी डिमांड भी रेस कर जाएगी, एंड वाइस वर्सा। नेक्स्ट है पॉलिटिकल कंडीशन, यानी कि इन्वेस्टमेंट, ट्रेड और कॉमर्स, जितनी भी तीनों चीजें हैं ये पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा गवर्न की गई है, रूलिंग की गई है। अगर जैसे कि इसमें पॉलिटिकल कंडीशंस के बारे में जैसे जानते हैं कि क्या होता है इसमें। नेक्स्ट है आपका बैंकिंग सिस्टम। इसमें बताया गया है लिसनर्स कि अगर साउंड एंड लार्ज बैंकिंग सिस्टम को स्टैब्लिश किया जाता है देश में, कंट्री में, तो ये क्या करती है, क्रेडिट की रिक्वायरमेंट्स को बढ़ा देती है। नेक्स्ट है आपका क्रेडिट पॉलिसी ऑफ द सेंट्रल बैंक, यानी कि इसमें बोला गया है कि इकोनॉमिक कंट्री के इकोनॉमिक सिनेरियो के बेसिस पे आरबीआई क्या करती है, सेंट्रल बैंक भाई आरबीआई तो है, आरबीआई इज अ सेंट्रल बैंक, प्लान करती है उसके अकॉर्डिंगली, ठीक। और चीप क्रेडिट पॉलिसी को फॉलो किया जाता है आरबीआई के द्वारा, और फिर उसको इंटरेस्ट रेट को लो किया जाता है और उसकी क्रेडिट को इंक्रीज मतलब डिमांड को इंक्रीज की जाती है।
नेक्स्ट है आपको स्टेज ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। स्टेज ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट का क्या मतलब है कि अगर कंट्री इकोनॉमिकली डेवलप्ड होगी अगर, तो ये क्या करेगी, न्यू बैंक्स को, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को एस्टेब्लिशमेंट करने का काम करेगी, प्रमोट करने का काम करेगी, जो कि ऑटोमेटिकली क्या होगा, जैसे कि क्रेडिट टू स्मॉल मीडियम और लार्ज इंडस्ट्रीज में इंक्रीज होगा। तो आई होप आपको ये भी क्लियर हो गए हो। आगे बढ़ते हैं लिसनर्स। सो नेक्स्ट है आपका क्रेडिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक। यानी कि क्रेडिट क्रिएशन कैसे होता है कमर्शियल बैंक के द्वारा। तो क्रेडिट जैसे कि बताया मैंने कि एक फेथ का मैटर है, फेथ इन द पर्सन एंड नो लेस देन इन द सिक्योरिटी ऑफर्ड। सो इसमें क्या होता है कि कोल की एक डेफिनेशन है इसमें, जिन्होंने बताया है इसमें कि क्रेडिट इज परचेजिंग पावर नॉट डिराइव्ड फ्रॉम इनकम। ये एक परचेजिंग पावर है जो कि इनकम से डिराइव नहीं होती है, बल्कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के द्वारा क्रिएटेड होती है। आइदर कह सकते हैं आपकी आइडियल इनकम जो कि डिपॉजिटर लेते हैं बैंक से, या फिर नेट एडिशन की तरीके जो कि परचेजिंग पावर का पूरा अमाउंट होता है। नेक्स्ट है आपका लिसनर्स, इसके जो प्रोसेस है उसको मैं डिस्कशन कर दूंगी इसी एक अलग से वीडियो में, क्योंकि इसका प्रोसेस बहुत लंबा होता है तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। यानी कि कुछ एजम्पशंस मैं अगर आपको बता दूं इसके प्रोसेस के, तो जो बैंक होती है एक्सेस रिजर्व को लेंड करती है और उसकी जो मतलब जितनी उसको जरूरत है उसको कांस्टेंट रखती है। बहुत सारे बैंक हैं होल बैंकिंग इंडस्ट्री में। सो इसमें यही चीज बोली गई है, काफी सारे हैं इसमें चीजें, वन बाय वन डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट है लिमिटेशंस, यानी कि इसके क्या क्या लिमिटेशंस होती हैं क्रेडिट क्रिएशन की। तो इसमें देख सकते हैं आप, पहला है वॉल्यूम ऑफ कैश इन सर्कुलेशन। यानी कि जो अमाउंट होता है डिपॉजिट का वो पब्लिक के द्वारा रिसीव किया जाता है। वो किस पर डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है कि कितना कैश सर्कुलेशन में आया है। ठीक। नेक्स्ट है स्टेचुरी कैश रिजर्व रेशियो। यानी कि बोला गया है कि सेंट्रल, हमारी कंट्री के सेंट्रल बैंक के प्रोविजन के अकॉर्डिंग जितनी भी कमर्शियल बैंक होती हैं जो कि गवर्न होती है सेकंड शेड्यूल ऑफ आरबीआई एक्ट 1934 के, वो उसको एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ कैश को मेंटेन करके रखना पड़ता है रिजर्व के फॉर्म में विद द आरबीआई। नेक्स्ट है आपका प्रॉपर सिक्योरिटीज। इसका मतलब ये है कि जो क्रेडिट ग्रांटेड हुई है बैंक के द्वारा वो हमेशा बैकअप होती है एडिक्वेट सिक्योरिटी की। नेक्स्ट है आपका बैंकिंग हैबिट्स ऑफ द पीपल। यानी कि किसी भी इंडिविजुअल की बैंकिंग हैबिट्स का क्या मतलब है कि ये भी इंपॉर्टेंट रोल एक प्ले करती है लिसनर्स, किस चीज को, अमाउंट ऑफ क्रेडिट को बढ़ाने का या घटाने का इकोनॉमी में। नेक्स्ट है आपका एक्सेस रिजर्व। एक्सेस रिजर्व क्या होता है, तो कभी कभी क्या होता है कि सेंट्रल मतलब हम क्या करते हैं कि बियॉन्ड द प्रिस्क्राइब लिमिट ऑफ सेंट्रल बैंक, कमर्शियल बैंक क्या करती है, एक्सेस रिजर्व को मेंटेन करती है और अल्टीमेटली जो लोन का अमाउंट है वो अफेक्टेड होने लगता है। तो ये बेसिकली इसमें बोला गया है। आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। आगे बढ़ते हैं लिसनर्स। क्रेडिट कंट्रोल बाय आरबीआई, ये आपका नेक्स्ट टॉपिक है। सो इंडिया में आरबीआई एक सेंट्रल बैंक है कंट्री की हमारी, जैसा कि हम सब जानते हैं। उसके पास पावर है क्रेडिट क्रिएशन को कंट्रोल करने का, कॉन्ट्रैक्शन करने का, इसके थ्रू, कमर्शियल बैंक के थ्रू। सो इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स मैंने दिए हुए हैं जैसा कि आप लिसनर्स स्क्रीन पर देख रहे हो। पहला है टू स्टेबलाइज द इंटरनल प्राइस लेवल। यानी कि एक्सेस हो जाए या फिर डेफिसिट फ्लो ऑफ क्रेडिट है इकोनॉमी में, तो एक सिचुएशन लाता है इन्फ्लेशन या फिर डिफ्लेशन का, जो कि हमें क्या करना पड़ता है, कंट्रोल करने की जरूरत पड़ती है अगर प्राइस लेवल में चेंजेस आते हैं तो। नेक्स्ट है आपका टू स्टेबलाइज द रेट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। यानी कि अगर अगर हम चार्ज करें इंटरनेशनल प्राइस लेवल पे, तो जो कंट्री की जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट से रिलेटेड जो भी चीजें हैं वो इफेक्ट होती हैं। सो इसमें ये बोला गया है। नेक्स्ट है स्टेबिलिटी इन बिजनेस साइकिल। लिसनर्स में ज्यादा नहीं इसको एक्सप्लेन कर रही हूँ क्योंकि आपका वीडियो बहुत ही ज्यादा लंबा हो जा रहा है, तो इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम मैं आपको समझाने का प्रयास कर रही हूँ। स्टेबिलिटी इन बिजनेस साइकिल क्या मतलब है कि बूम की कंडीशन के दौरान क्या होता है कि वॉल्यूम ऑफ क्रेडिट एक्सपैंड कर जाती है
और प्रोडक्शन, एम्प्लॉयमेंट और उसके प्राइस भी राइज कर जाते हैं। नेक्स्ट है आपका, आगे बढ़ते हैं लिसनर्स, मेथड्स ऑफ क्रेडिट कंट्रोल। तो कुछ मेथड्स हैं क्रेडिट कंट्रोल के। तो पहला है क्वांटिटेटिव मेथड और दूसरा है क्वालिटेटिव मेथड। तो वन बाय वन इनके बारे में मैं डिस्कशन करने जा रही हूँ। तो क्वांटिटेटिव मेथड में पहला है बैंक रेट पॉलिसी। बैंक रेट पॉलिसी एक अर्लीस्ट इंस्ट्रूमेंट है क्रेडिट कंट्रोल का, जो कि इंग्लैंड के द्वारा यूज किया गया था और अभी इसको वर्ल्ड के सेंट्रल बैंक के द्वारा अडॉप्ट भी कर लिया गया है। सो आई होप आपको इसकी मीनिंग क्लियर हो गई हो। नेक्स्ट है आपका लिसनर्स कि ओपन मार्केट ऑपरेशंस। मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जा रही हूँ, मैंने पहले भी कहा है कि वीडियो लंबी हो जाएगी इसलिए। ओपन मार्केट ऑपरेशंस की फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद बैंक रेट पॉलिसी, ओपन मार्केट ऑपरेशन टेक्निक, वो भी एक इम्पॉर्टेंट मेथड हो गए क्रेडिट कंट्रोल के। नेक्स्ट है इन द हैंड्स ऑफ सेंट्रल बैंक। नेक्स्ट है वेरिएशन ऑफ रिजर्व रेशियो। वेरिएशन ऑफ रिजर्व रेशियो का क्या मतलब, एक मिनट स्टूडेंट्स, वेरिएबल है यहाँ पर, वेरिएबल रिजर्व रेशियो। सो ये भी लिख सकते हैं आप, वैसे वेरिएशन ऑफ रिजर्व रेशियो भी गलत नहीं है। सो इसका मतलब क्या है कि बैंक रेट पॉलिसी और ओपन मार्केट ऑपरेशन पॉलिसी भी कंसीडर किया जाता है एक क्रेडिट कंट्रोल के ट्रेडिशनल टेक्निक की तरीके, जिसके कुछ लिमिटेशंस होते हैं। 1930 में कीन्स ने ट्रीटीज ऑफ मनी को डिफाइन किया था वेरिएबल रिजर्व रेशियो मेथड से क्रेडिट कंट्रोल के, जो कि सक्सेसफुली अडॉप्ट किया गया फेडरल रिजर्व सिस्टम ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स के द्वारा इन 1933। नेक्स्ट है आपका लिसनर्स की क्वालिटेटिव मेथड्स। लिसनर्स अगर आपकी डिमांड होगी तो मैं इस पर अलग से वीडियो बना करके डाल दूंगी इन डिटेल। क्वालिटेटिव मेथड्स की बात कर ले तो इसमें सबसे पहले क्या आता है, इशू ऑफ डायरेक्टिव्स। सो इसमें क्या बताया गया है, तो इसमें लिसनर्स ये बताया गया है कि ये भी एक मेथड है लिसनर्स, इसका क्वालिटेटिव मेथड का। और क्वालिटेटिव मेथड नेक्स्ट इसमें जो आता है कि मार्जिन रिक्वायरमेंट, इसको आप लिख सकते हैं कि फिक्सेशन ऑफ मार्जिन रिक्वायरमेंट, जो कि जितना कमर्शियल बैंक के द्वारा लोन दिया गया है, सारे के सारे लोन वो अगेंस्ट होते हैं कुछ सिक्योरिटी के, लेकिन जो लोन अमाउंट होता है वो हमेशा कम होता है वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी से, जो कि एक मॉर्गेज के तौर पे रखा जाता है। तो मार्जिन रिक्वायरमेंट एक रेट होती है जो कि कमर्शियल बैंक के द्वारा रिटेन किया जाता है अगेंस्ट दी सिक्योरिटी। नेक्स्ट है क्रेडिट रेशनिंग। सो या फिर आप इसको लिख सकते हैं रेशनिंग ऑफ क्रेडिट। तो इसमें क्या होता है लिसनर्स, तो इसमें जो रेशनिंग की बात की गई है वो डायनेमिक इन नेचर होता है। इसका मतलब होता है कि एक काम के बाद दूसरे काम के बाद ये चेंज होते रहता है इन द सेम इन्वायरमेंट और मार्केट और इंडस्ट्री। नेक्स्ट है कि क्रेडिट रेशनिंग का मतलब क्या है, तो वो इंटरेस्ट क्रेडिट की इंटरेस्ट रेट जो कि चेंज हो जाती है किसी भी पर्पज से सेम मार्केट में। नेक्स्ट है आपका रेस्ट्रिक्शन ऑफ पर्पस। अब रेस्ट्रिक्शन ऑफ पर्पस क्या होता है, सो ये भी एक इम्पॉर्टेंट मेथड है इसका लिसनर्स, किसका, क्वालिटेटिव मेथड का। नेक्स्ट इसमें है आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो ये भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है इसमें। तो आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, आगे बढ़ते हैं लिसनर्स। इन्फ्लेशन के बारे में। अब ये लास्ट टॉपिक है आपका, कॉजेज एंड रेमेडीज डिस्कशन करूंगी, इसमें काफी जो भी चीजें दी हुई हैं। सो आप देख सकते हैं इन्फ्लेशन के बारे में, तो इसमें एक्चुअली क्या इसका मीनिंग होता है, तो उसके बारे में बात करेंगे। तो इन्फ्लेशन एक सिचुएशन है परसिस्टेंट इंक्रीज इन दी जनरल प्राइस लेवल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यानी कि किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइस में इंक्रीमेंट होना एक ऐसी सिचुएशन को ये दर्शाता है। एक ऐसी कंडीशन है ये जहां पर लोग क्या करते हैं, सेम गुड्स और सर्विसेज को खरीदने के लिए ज्यादा पे करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हैं आप कि 1 लीटर पेट्रोल का प्राइस फ्यू मंथ्स अगर मतलब पीछे ले लें तो 70 रुपए पर लीटर था,
लेकिन अगर आगे उसको देखें तो ये इंक्रीज होकर के 76 लीटर इन अ फ्यू डेज, यानी कुछ ही दिनों में 76 लीटर हो गया। तो कह सकते हैं कि इंक्रीज हो जाती है इसमें शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में। मतलब कह सकते हैं कि इसमें प्राइसेस इंक्रीमेंट हो जाती है। तो ये भी एक करेंट एग्जांपल है इन्फ्लेशन का। तो नेक्स्ट है आपका डेफिनेशन। तो इसमें डेफिनेशन जॉनसन की दी हुई है मैंने। इन्होंने बताया कि इन्फ्लेशन एज सस्टेन्ड राइज इन प्राइसेस, यानी कि अचानक से राइज करने लग जाना। नेक्स्ट है आपका, आगे बढ़ते हैं लिसनर्स। मैंने इसमें ज्यादा नहीं दिया हुआ है, बस एक ही डेफिनेशन दी हुई है, ये सबसे छोटा लगा तो मैंने इसको डिस्कशन कर दिया आपके साथ। टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन या काइंड्स ऑफ इन्फ्लेशन, बहुत तरीके के इन्फ्लेशन होते हैं। बेसिकली मैंने 4 इसमें ही बात की हुई है लिसनर्स। तो क्रीपिंग इन्फ्लेशन होता है, दूसरा है वॉकिंग इन्फ्लेशन को हम ट्रॉटिंग इन्फ्लेशन भी कहते हैं, रनिंग इन्फ्लेशन, और हाइपर या गैलोपिंग इन्फ्लेशन। वन बाय वन इसके बारे में डिस्कशन करूंगी मैं। क्रीपिंग इन्फ्लेशन ये एक ऐसी सिचुएशन होती है जहां पर प्राइस राइज करती है मिडली और बहुत ही स्लोली तरीके से, यानी बहुत ही धीरे धीरे। नेक्स्ट है आपका वॉकिंग और ट्रॉटिंग इन्फ्लेशन। इसमें होता है कि ये सिचुएशन है कि प्राइस में मॉडरेट राइज हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका रनिंग इन्फ्लेशन। रनिंग इन्फ्लेशन यानी कि जब प्राइस एकदम से राइज कर जाए, क्विकली एकदम तुरंत राइज कर जाए, जिसका रेट जो है 10% से 20% मान लीजिए हो गया, तो इसी को हम रनिंग इन्फ्लेशन कहते हैं। हाइपर और गैलोपिंग इन्फ्लेशन का मतलब ये है कि एक ऐसी सिचुएशन होती है जहां पर प्राइस एवरी मंथ राइज करते जाती है 20% के रेट से या फिर उससे अधिक। आई होप आपको मीनिंग क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन, यानी कि इन्फ्लेशन के क्या क्या कारण हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो लिसनर्स, जो फैक्टर्स डिमांड को इफेक्ट करते हैं उनके बेसिकली बारे में मैंने डिस्कशन किया हुआ है। पहला है इंक्रीज इन कंज्यूमर स्पेंडिंग, यानी कि कंज्यूमर की स्पेंडिंग बढ़ जाती है। नेक्स्ट है कि डिस्पोजेबल इनकम में इंक्रीमेंट होता है, पब्लिक एक्सपेंडिचर में इंक्रीमेंट होता है, चीप मॉनेटरी पॉलिसी हो जाती है और रिपेमेंट हो जाता है पब्लिक डेब्ट। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो इसमें लिसनर्स बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि मैंने बताया कि जब गवर्नमेंट रिपे करती है किसी डेट को नेशनल्स के द्वारा जो लिया गया है, तो क्या करता है मनी सप्लाई को इंक्रीज कर देता है। और वन बाय वन मतलब मैं अगर आपको बताऊं, चीप मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब है कि जो पॉलिसी ऑफ क्रेडिट है वो एक्सपैंड कर जाती है अगर मनी सप्लाई इंक्रीज करती है तो। पब्लिक एक्सपेंडिचर इंक्रीमेंट का क्या मतलब है कि डेवलपिंग नेशंस की जो गवर्नमेंट है वो बहुत ही सारी फैसिलिटी प्रोवाइड करती है पब्लिक को, और सोशल सर्विसेज भी, जो कि क्या करती है कि एग्रीगेट डिमांड गुड्स एंड सर्विसेज की इंक्रीज कर देती है। नेक्स्ट है डिस्पोजेबल इनकम। सो इसमें बताया गया कि डिस्पोजेबल इनकम इंक्रीज होती है हमारी सैलरी के इंक्रीमेंट होने पे या फिर टैक्स के रिडक्शन रिड्यूस होने पे, कम होने पे। आगे बढ़ते हैं लिसनर्स। मेजर्स टू कंट्रोल इन्फ्लेशन, यानी कि कौन कौन से मेजर्स लिए गए हैं ताकि हम इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सकें। तो 3 इंपॉर्टेंट मेजर्स बेसिकली लिए गए हैं। पहला है मनी पॉलिसी, दूसरा है फिजिकल मेजर्स, तीसरा है आपका अदर मेजर्स। तो मनी पॉलिसी या फिर मनी मेजर्स भी कह सकते हैं आप इसको, जिसमें पहला आता है लिसनर्स बैंक रेट। बैंक रेट क्या होता है कि एक ऐसी रेट जहां पर सेंट्रल बैंक क्या करती है, मनी देती है कमर्शियल बैंक को। नेक्स्ट है आपका ओपन मार्केट ऑपरेशंस, यानी कि इन्फ्लेशन के टाइम पे सेंट्रल बैंक क्या करती है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज कमर्शियल बैंक को ओपन मार्केट में बेचती है। नेक्स्ट है आपका मिनिमम रिजर्व रेशियो। इसका मतलब ये है कि इन्फ्लेशन के टाइम पे सेंट्रल बैंक क्या करती है, अपने मिनिमम रिजर्व रेशियो को इंक्रीज कर देती है, जिसका मतलब ये है कि कमर्शियल बैंक को और भी पहले से ज्यादा मनी रखनी पड़ेगी या रिजर्व रखनी पड़ेगी सेंट्रल बैंक के पास। मीनिंग क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट आगे बात कर लेते हैं फिजिकल मेजर्स की। तो इसमें देखिए इंक्रीज इन टैक्सेशन, यानी कि टैक्सेशन पॉलिसी की एक मेन उद्देश्य होता है कि वो क्या कर सके कि परचेजिंग पावर को कम कर सके। सो लेकिन ये भी हम जानते हैं कि प्रोडक्शन को रेस्ट्रिक्शन करने के लिए नहीं, ये बेसिकली होता है कि जब टैक्स रेट इंक्रीज कर जाती है तो उसको इम्फेसाइज करने के लिए या फिर नए टैक्सेस को इंट्रोड्यूस करने के लिए, ताकि हम जो गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड कर रहे हैं उसमें थोड़ा सा कम हो सके। सो ये सारी चीजें इसमें बोली गई हैं। इंक्रीज इन टैक्सेशन ये भी इसका एक मेजर है जिससे कि हम इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका रिड्यूस पब्लिक एक्सपेंडिचर।
पब्लिक एक्सपेंडिचर कम कर देना, यानी गवर्नमेंट क्या करती है कि अननेसेसरी एक्सपेंडिचर जो नॉन प्रोडक्टिव एक्टिविटीज पे होती हैं, जिनकी वजह से इन्फ्लेशन होता है, तो उनको ये क्या करती है कि कम कर देती है। नेक्स्ट है आपका पब्लिक डेट। इसमें बताया गया है लिसनर्स कि गवर्नमेंट इन्फ्लेशन के टाइम पे रिसोर्ट करती है इसको पब्लिक बोरोइंग को। नेक्स्ट आपका बताया गया है अदर मेजर्स। तो इसमें मैंने एक ही पॉइंट डिस्कशन किया है क्योंकि वीडियो बहुत लंबी जा रही थी लिसनर्स। तो इसमें बताया है मैंने इंक्रीजिंग दी लेवल ऑफ आउटपुट, यानी कि एफर्ट हमेशा लगाया जाता है ताकि हम प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकें, ताकि हमारी डिमांड भी इंक्रीज हो सके। तो यही इसमें बेसिकली बोला गया है। सो लिसनर्स, आई होप आपको सारी की सारी चीजें क्लियर हो गई हूँ। अगर फिर भी कुछ रह गया हो तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उस पर वीडियो बना दूंगी। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगता है लिसनर्स, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही है। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग मी।